गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इफ्तार हुसैन अंसारी। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल। तो आज हम एनर्जेटिक्स देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के, यानी कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी एनर्जी कैनर्सिस बन रही है एट द एंड ऑफ दिस साइकिल। एज वेल एज हम आज डिस्कस करेंगे रेगुलेशन जो है, कौन कौन सा स्टेप है, कौन कौन से इंजाइम्स है जो कि इस सिट्रिक एसिड साइकिल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फिर जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो यूटिलाइज हो रही थी सिट्रिक एसिड साइकिल में, तो फिर वो ऑक्सीडेशंस करा रही थी। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो एन या एफ है वो रिड्यूस होकर हमारे पास जनरेट हो रही थी NADH, एज वेल एज हमारे पास FADH2 जनरेट हो रही थी। तो फिर अगर हम देखेंगे इन NADH या FADH2 के बारे में, तो फिर यहाँ पे जो NADH या FADH2 है, या ये जो रिड्यूसिंग एक्विवेलेंट से ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वहाँ से जो है एनर्जी जनरेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अगर हम जनरल फॉर्म में देखेंगे तो फिर एक NADH जो है 3 ATP जनरेट कराती है, एज वेल एज अगर हम FADH के केस में देखेंगे एक FADH2 जो है 2 ATP जनरेट कराती है। ये हमारा कन्वेंशनल सोर्स बताते हैं। अगर हम आजकल देखेंगे तो फिर न्यू रिसोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो फिर एक NADH जो है हमें रिलीज करवाती है 2.5 इलेक्ट्रॉन। एज वेल एज अगर हम देखेंगे, अगर हम एक FADH2 की बात करें तो फिर वो जो है 1.5 ATP जनरेट कराने में मदद करती है थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा जो है 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH एज वेल एज एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH से इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, और वहाँ से जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाती है इनर मेम्ब्रेन में। तो फिर इसकी वजह से यहाँ पे जो है ATP जनरेट होने लगती है। फर्दर अगर हम सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में फर्दर देखेंगे तो फिर हमें यहाँ पे एक ATP भी जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ GTP। ये इक्विवेलेंट है टू ATP। तो फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ATP भी जनरेट हो रही है इस सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसका जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से एक ADP के एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक ATP जो है जनरेट हो जाती है। फर्दर अगर हम देखेंगे तो फिर एक एस्टाइल को एंजाइम क्या करती है, अगर हम देखेंगे तो फिर उसका एक यूनिट जो है अप्रोक्सीमेटली मेनली जो अगर हम देखेंगे तो फिर 12 मॉलिक्यूल्स ATP के बनाते हैं। अगर हम देखेंगे तो फिर जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान अगर हम देखेंगे तो फिर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट हो रही थी थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। अगर हम देखेंगे इस वाले केस में, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस की बात करें या सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें एरोबिक कंडीशन में, तो फिर जो मॉलिक्यूलर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो फिर वो डायरेक्टली तो पार्ट नहीं लेता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, डायरेक्टली सिट्रिक एसिड साइकिल का तो पार्ट नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये मदद करता है हमारे जो NAD और FAD को जनरेट कराने में मदद करती है थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि यही जो ऑक्सीजन होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम दिस NADH एज वेल एज FADH2, जिसकी मदद से हमारे पास एक NAD और FAD जो है फिर से जनरेट हो जाती है, और सिट्रिक एसिड साइकिल को कम सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए ये एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह हो जाती है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इनटू दिस सेल। ठीक। फर्दर अगर हम रेगुलेशंस की बात करें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में, तो फिर इसका जो अगर हम देखेंगे तो फिर ग्लाइकोलिसिस की तरह ही यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट एंटर होती है, एज वेल एज यहाँ पे जो है हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनती है। तो फिर कैसे होता है कि अगर हम सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में प्राइमरीली देखेंगे तो फिर जो है एसिटाइल को एंजाइम ए जब एंटर होती है साइकिल में, तो फिर एक जो है एसिटाइल को एंजाइम ए जो है अगर हम एसिटाइल को एंजाइम ए की बात करें तो फिर ये जो है पायरेवेट से बनती है, और जो पायरेवेट है वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज की मदद से बनती है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के दौरान आपको एंड प्रोडक्ट में यहाँ पे पायरुवेट बनता है, जिससे हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम बनती है, जो कि फर्स्ट
फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए। सो अगर हम देखेंगे तो फिर जो टीसीए या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है या सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है ग्लाइकोलिसिस पे कि और ग्लाइकोलिसिस जो है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल को कंट्रोल करने में, ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम है, जो रेगुलेटरी एंजाइम है, वो जो है सिट्रिक एसिड साइकिल को भी रेगुलेट कराता है, ठीक। अगर हम मेनली देखेंगे तो फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की हमने बात की थी, जो कि एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो फिर ये जो एंजाइम है इसका इसके रेगुलेशन से जो इसके एक्टिवेशन और इनहिबिशन से हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल पे भी असर पड़ती है। फर्दर अगर हम देखेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो फिर ये जो है एक एलोस्टेरिक एंजाइम है जिसमें एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन हो जाती है। अगर हम देखेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की, तो फिर इसे इनहिबिट किया जाता है, इसे रोक इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम ए एस वेल एस एनएडीएच। अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा तो फिर एक एनएडी अगर रिड्यूस फॉर्म में होगा एनएडीएच में, तो फिर ये जो है इनहिबिट कराता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को। फर्दर इसको एक्टिवेट कौन से कंपोनेंट्स करते हैं अगर हम बात करें, तो फिर नॉन एस्टाइल को एसिटाइलेटेड अगर कोएंजाइम प्रेजेंट होगी या एनएडी ऑक्सीडाइज्ड होगी उस वाले सेल में, तो फिर उस वाले इन वाले केस में आपको देखने को मिलता है कि ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम देखेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो फिर इसके बारे में हमने ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी पढ़ा था कि एक इसमें कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होती है। एक एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे फॉस्फेटेज एक्टिविटी हो रही थी एज वेल एज काइनेज एक्टिविटी हो रही थी, जिसमें काइनेज एक्टिविटी में जो है हमारा फॉस्फेट ग्रुप था वो ऐड हो रहा था, एज वेल एज अगर हम फॉस्फेटेज की बात करें तो फिर वो जो है फॉस्फेट को रिमूव कर रहा था फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका एक मेन रोल रहता था कि अगर फॉस्फेट ऐड हो गया है तो फिर एंजाइम एक्टिविटी शो करा रहा था, एक्टिव हो रहा था, एक्टिवेटेड फॉर्म में ये चला जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पे डिफॉस्फोरिलेशन हो रही थी तो फिर यहाँ पे जो है ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मेन कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती थी। तो अगर हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो काइनेज है, एक हमारे पास फॉस्फेटेज है, काइनेज जो है फॉस्फोरिलेट करा रहा था और फॉस्फेटेज जो है वहाँ से फॉस्फेट हटा रही थी मेन एंजाइम से पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से। तो फिर अगर हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज की बात करें तो फिर इसे एक्टिवेट करा रहा था हमारा एनएडी एज वेल एज हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम है, और इसे इनहिबिट कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ एडीपी को नॉन एस्टाइलेटेड कोएंजाइम में अगर प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगी, मैग्नीशियम प्रेजेंट होगी, तो फिर या जब ये सब प्रेजेंट होती है तो फिर जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो काइनेज एंजाइम है ये इनएक्टिवेट कोवेलेंटली इनएक्टिव हो जाती एक्टिवेट हो जाती थी, इनएक्टिव हो जाती थी। अगर ये इनएक्टिव होगा तो फिर ऑन द अदर हैंड जो अदर साइड में जो इसका अदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, जो फॉस्फेटेज एक्टिविटी शो कर रही थी, जो फॉस्फेट को रिलीज करा रही थी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से, तो फिर वो वाला कॉम्प्लेक्स, वो वाला जो पोर्शन जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में चला जाएगा कोवेलेंटली, ठीक। फर्दर अगर हम रेगुलेशन की बात करें टीसीए साइकिल की, तो फिर यहाँ पे आपको जो रेगुलेटरी जो साइट्स है मेनली आपको देखने को मिलेगा वो वाले स्टेप्स है जहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हो रही हैं, जिसमें हमारे पास एंजाइम आते हैं सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एज वेल एज अल्फा केटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वाले एंजाइम जहाँ पे प्रेजेंट है ये जो है मेनली रेगुलेट करने में मदद कर रहा था सिट्रिक एसिड साइकिल को। तो अगर हम देखेंगे तो फिर हमें देखने को मिल रहा था कि ये जो डिहाइड्रोजिनेस जो है मेनली जो डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है इसे एक्टिवेट कर रहा था इन द प्रेजेंस, ये एक्टिवेट हो रहा था इन द होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। सो हमें पता है कि कैल्शियम का कंसंट्रेशन मसल्स में तब बढ़ता है जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जब एनर्जी की नीड होती है। सो विद रेस्पेक्ट टू इट जब कैल्शियम हाईली प्रेजेंट होता है तो फिर जो है डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में चली जाती है और इस साइकिल को एक्टिवली साइकिल को कंप्लीट कराने में मदद करती है, तो फिर ये पॉजिटिवली कंट्रोल करता है। फर्दर अगर हम देखेंगे फर्दर एंजाइम जो कि कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है सिट्रिक एसिड साइकिल को, तो फिर इसमें हमारे पास सिट्रेट सिंथेज आ जाती है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आ जाती है, अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज आ जाती है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आ जाती है।
सो अगर हम इनके बारे में देखेंगे सबसे पहले सिट्रेट सिंथेज़ के बारे में, तो फिर ये जो है एलोस्टेरिक के लिए यानी कि इसका भी 2 एंड होगा, एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंजाइम एक्टिव पोर्शन होगा, एक ये इस एंजाइम का एक दूसरा वाला एलोस्टेरिक साइड होगा जहाँ पे एलोस्टेरिक इफेक्टर्स जुड़ेंगे। तो फिर एलोस्टेरिक के लिए ये वाला एंजाइम जो है सिट्रेट सिंथेज़ जो है इनहिबिट हो जाता है बाय एटीपी, यानी कि जब एटीपी प्रेजेंट होगा या एटीपी एलोस्टेरिक साइट पे जब जुड़ जाती है तो फिर यहाँ पे एटीपी जो है एक एलोस्टेरिक इफेक्टर बन जाती है, जिसकी मदद से ये जो साइट्रेट सिंथेज एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की केस में, तो फिर ये जो है इसको एलोस्टेरिकली स्टिमुलेट किया जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, जो कि एंजाइम की एफिनिटी को बढ़ा देता है सबस्ट्रेट के साथ। अगर हम ऑन द अदर हैंड इसके ऑपोजिट में देखेंगे तो फिर जो एनएडीएच है वो इनहिबिट करता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को, ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में, तो फिर ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है इसे इनहिबिट किया जाता है बाय इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एनएडीएच, यानी कि जब एनएडीएच और सक्सिनाइल कोएंजाइम में प्रेजेंट होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो फिर यहाँ पे जो ये जो है नेगेटिवली कंट्रोल करता है इस एंजाइम को, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को, और इसको इनहिबिट कर देता है। लेकिन जब अगर हम देखेंगे हाई एनर्जी चार्ज जो मस्कुलर स्ट्रक्चर से, उनमें भी ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में रखती है। दस अगर हम देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल का रेट अगर हम देखेंगे तो फिर तब रिड्यूस होता है जब सेल में जो है एनर्जी की मात्रा यानी कि एटीपी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है सेल में, तो फिर ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज है उसका एक्टिविटी जो है इनहिबिट हो जाता है। फर्दर अगर हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलो एस्टेट। एंड अगर हम देखेंगे ऑक्जेलो एस्टेट को ऑक्जेलो एस्टेट की अवेलेबिलिटी के बारे में अगर हम देखेंगे तो फिर हमें पता है कि जो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज है, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज जो है कंट्रोल करता है, यानी कि ऑक्जेलो एस्टेट प्रोड्यूस करने में मदद करती है रेस्पेक्टिवली। सो अगर हम मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो फिर ये वाला एंजाइम जो है डिपेंड होता है एनएडीएच और एनएडी के रेशो पे। अगर एनएडीएच ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगी तो फिर ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में चली जाएगी। अगर हमारे पास एनएडी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो फिर ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में अगर ये बहुत ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ पे ये जो एंजाइम है अपना एक्टिविटी शो करने लगेगा। फर्दर अगर हम देखेंगे, फर्दर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में ये जो एनएडी है या एनएडीएच है इनका जो है बहुत अहम रोल रहता है इस वाले साइकिल को रेगुलेट करने में। अगर हम देखेंगे तो फिर एनएडी जो है सभी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है एज ए कोफैक्टर यूज़ कर रही है, या एफएडी जो है एज ए कोफैक्टर यूज़ कर रही है, तो फिर इसका जो है मेजर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट रहता है इस साइकिल पे। अगर हम देखेंगे एनएडी या एफएडी के बारे में या एनएडीएच के बारे में, तो फिर ये जो एंजाइम है ये जो है इनडायरेक्टली फॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी पे भी डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि जब आपके पास अगर हम देखेंगे तो फिर ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहती है एडीपी पे, प्रेजेंस ऑफ एडीपी। एडीपी बहुत ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ पे जो है ये वाले जो एनएडी या एफएडी जो है वो रिड्यूस फॉर्म में चले जाएंगे और ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली रन करेगा। लेकिन जब एडीपी एब्सेंट होती है उस वाले सेल में या एटीपी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर यहाँ पे जो है एटीपी का जब यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर ये जो है इनडायरेक्टली जो है फॉस्फोरिलेशन जो है ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है प्रेजेंस ऑफ एनएडी या एफएडी पे इन द पार्टिकुलर सेल। फर्दर अगर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, तो फिर इसमें आपको देखने को तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है वो जो है प्राइमरीली रेगुलेट करता है हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल को या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को। फर्दर अगर हम रेगुलेशन की बात करें, उसकी समरी की बात करें, तो फिर हमें पता है कि बॉडी में जब ज़्यादा एटीपी प्रेजेंट होगी तो फिर ये शो करेगा कि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। हेंस जो है ये जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है ये इनहिबिट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। वाइल अगर एडीपी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो फिर जो है ये जो मसल जो है या पार्टिकुलर जो सेल है वो जो है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को बहुत ज़्यादा रन करने में मदद करेगा। ठीक।
फर्दर अगर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे या सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, तो फिर यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और 2 कार्बन यूनिट जो है रिलीज़ हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये एक आपको एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी लगती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है अदर मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स भी यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं जो कि डिफरेंट और बायोमोलिक्यूल्स बनाने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड बनाने में मदद करती है, लिपिड्स बनाने में मदद करती है, ठीक। सो अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल है इसका फंक्शन ऑक्सीडेटिव भी है एज वेल एज सिंथेटिक प्रोसेस भी, यानी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहे हैं, एनर्जी भी रिलीज हो रही है। फर्दर यहाँ पे जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स भी जनरेट हो रही है, तो ये क्रेब साइकिल को एम्फीबॉलिक साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कैटाबॉलिक एक्टिविटी देखेंगे, ब्रेकडाउन जो एक्टिविटी शो कर रही है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो फिर इसमें क्या होता है कि ये जो है कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है फॉर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, जो कि क्योंकि हमें पता है कि जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है या फैटी एसिड ब्रेकडाउन होती है, मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड की अगर हम बात करें, जब वो मेटाबोलाइज होता है, जब वो ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं, तो फिर हमारे पास एंड प्रोडक्ट में मेनली एस्टाइल को एंजाइम जनरेट होती है। तो फिर ये जो एस्टाइल को एंजाइम है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल का, और सिट्रिक एसिड साइकिल जो इस एस्टाइल को एंजाइम ए को हार्वेस्ट करता है और यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं, और जिससे हमारे एनर्जी करेंसी एटीपी जनरेट करने में मदद मिलती है, ठीक। अगर हम देखेंगे एक एस्टाइल को एंजाइम है, एक एस्टेट क्या करता है कि एक एस्टाइल अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे कन्वेंशनल फॉर्म में, तो फिर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पर टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल जनरेट कराने में मदद करती है। फर्दर अगर हम एनाबॉलिक रोल ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात करें, तो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने बात किया था कि यहाँ पे बहुत सारे अदर मेटाबोलाइट्स भी जनरेट होते हैं जो कि जिनका जो है दूसरे बायोमोलिक्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में मदद रहता है। सो मेनली अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें, तो फिर बहुत सारे इंटरमीडिएट जो है साइकिल में अगर हम देखेंगे, तो फिर उनका जो वो जो है पोटेंशियल, उनमें पोटेंशियल होता है कि वो ग्लूकोजेनिक एक्टिविटी शो करे और ग्लूकोनियोजेनेसिस में मदद करें। सो अगर हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज का या लीवर में या किडनी में अगर हम देखेंगे, तो फिर ये जो है मेनली ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा होती है। मींस यहाँ पे जो है ग्लूकोज जो है रीजनरेट हो जाती है विद हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट दैट आर प्रोड्यूस्ड इन दिस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फर्दर अगर हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स की अगर हम बात करें, तो फिर जहाँ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हो रही होती है, तो फिर ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो फिर यही जो रिएक्शन है एज ए सोर्स काम करती है कार्बन सिंगलटन प्रोवाइड करने में, ताकि बहुत सारे जो एमिनो एसिड्स है, फॉर एग्जांपल एलेनिन है, एस्पार्टेट है, एस्पार्जिन है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामिन है, एटसेट्रा है, ये सारे जो एमिनो एसिड जो है जनरेट करने में मदद करती है। यहाँ पे इनके लिए एक कार्बन सिंगलटन प्रोवाइड करने में मदद करती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फर्दर अगर हम देखेंगे, तो फिर ये जो साइट्रेट है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। साइट्रेट जो एक प्रोडक्ट है इन सिट्रिक एसिड साइकिल, तो फिर ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है क्या, यहाँ पे जो हमारा जो सिट्रेट है वो यूज़ किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस में इसका काम आता है। और ये तभी होता है जब हमारे पास एनर्जी नीड बहुत कम होगी बॉडी की, तभी यहाँ पे सिट्रेट को बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और वहाँ पे जो है इससे फैटी एसिड सिंथेसिस में मदद मिलती है। फर्दर अगर हम एस्टाइल को एंजाइम की बात करें, तो फिर इसे भी फर्दर यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करें, इनके प्रोडक्शन में भी एस्टाइल को एंजाइम भी यूज़ किया जाता है। एंड अगर हम हीम सिंथेसिस की बात करें, तो फिर जो सक्सेनाइल को एंजाइम है इसे ये कंडेंस किया जाता है विद एमिनो एसिड ग्लाइसिन के साथ ये कंडेंस हो जाती है ये वाली सक्सेनाइल को एंजाइम है, और हमारे पास अल्फा एमिनो बीटा कीटो एडिफिक एसिड बन जाती है। ये अल्फा एमिनो बीटा कीटो एडिफिक एसिड जो है फर्स्ट स्टेप होता है हमारे हीम बायोसिंथेसिस का, यानी कि यहाँ पे जो है अर्ली मेटाबोलाइट बन जाती है हीम सिंथेसिस में, जो कि हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल से मिलती है। एंड दिस इज ऑल फॉर
अगर हम सॉरी लास्ट वाला बच रहा है, अगर हम प्यूरिन और पायरिमिडिन सिंथेसिस की बात करें तो फिर इसमें जो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट जो जनरेट हो या डिराइव हो रही है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के द्वारा, तो फिर ये जो एमिनो एसिड है इन्हें यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एज वेल एज पायरिमिडिन जनरेट करने प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है. सो दिस ऑल फॉर tricarboxy energetics of tricarboxylic acid cycle as well as their regulation. Thank you. Thanks a lot.